हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, कल मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ह्यूमनिज्म इज डेड, लॉन्ग लिव्ड डेटिज्म। अब सवाल ये है, सबसे पहले तो इसको हमें ये समझना पड़ेगा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस को किस तरीके से कोरिलेट करता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए यहां जो होगा वो ये होगा कि आपका क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्यूमनिज्म, जो वर्ड आपको दिया हुआ है, ह्यूमनिज्म आपका डायरेक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी से कोरिलेट करता है। तो यस, ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों है और क्यों नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जब मैं डेटा की बात करता हूं तो डेटा कोरिलेट विद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से आपका डेटा से कनेक्टिविटी जो है वो नजर आती है। तो यहां क्या क्वेश्चन का सेंस है और आपको इसके बारे में क्या बताना है, यहां पे पूछा गया ह्यूमनिज्म इज डेड, मतलब जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जिस तरीके से आया था वो ऑलमोस्ट कैरेक्टर अब डेड हो चुका है। अब क्या है आपका, ये चल रहा है लॉन्ग लिव्ड डेटाइज्म के बेसिस पे, कि मतलब डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो राइट देयर, अब देखो इतनी अगर डीप टर्म्स इन्वॉल्व होती है किसी क्वेश्चन में, तो पहला तो चैलेंज आपके लिए ये हो जाता है कि क्वेश्चन को उस टाइम पे अंडरस्टैंड करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब दूसरा चैलेंज क्या होगा, दूसरा चैलेंज ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो पहला आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ, इस तरीके से आपने ह्यूमनिज्म और डेटाइज्म को कनेक्ट करना है। अब इससे आगे क्या आता है, इससे आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो देखो, जब भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, ह्यूमनिज्म, डेटाइज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, पॉजिटिविज्म, तो ये जब वर्ड होते हैं तो इनको एक्सप्लेन करना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रिकॉग्नाइज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट with the geographical world is a complex and multi-dimensional humanistic geographer interpretation, along with the human action and awareness, as they both sustain and are sustained as a geographical phenomena as space, place, home, mobility, landscape, region। मतलब ये हुआ कि आप जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हो तो ज्योग्राफी को जनरली हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अर्थ के अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं वो ह्यूमंस की वजह से भी आ रहे हैं, और इसलिए हम ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इवन नेचर या ज्योग्राफी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे ह्यूमन लाइफ वापस से इन्फ्लुएंस होती है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, दोनों सेगमेंट जो है वो एक दूसरे से काफी हद तक कोरिलेटेड है। इसलिए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी मोस्ट प्रोमिनेंट था 1970s और 1980s के टाइम पे। इवन ब्रिटिश टाइम पे भी ह्यूमन ज्योग्राफर ने काफी हद तक ट्राई किया था कि ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी को लाया जाए, बट एट दैट टाइम ह्यूमन ज्योग्राफर को देयर वाज नो वन जो कि फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। रीजन वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि उस टाइम पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज अगर थी तो वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए थी। वहां पे ह्यूमन राइट के बारे में, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती थी। तो ब्रिटेन चाहता ही नहीं था कि कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल डेवलप हो जो ह्यूमन के राइट्स के बारे में बात करे। तो ये आप ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट से ज्योग्राफी को डिफाइन करेंगे। अब आप आगे बताएंगे कि कैसे डेटाइज्म आता है और डेटा कैसे ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को अब कैप्चर किए हुए हैं। तो उसके लिए ट्रांजिशन जरूरी है। ट्रांजिशन में आप बताएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस किस पार्ट से मिलके बनती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी आता है, क्लाइमेट आता है, कल्चर आता है, हिस्ट्री आता है। ये सारे पार्ट जो है एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करोगे आप कि ये सारे पार्ट इसमें होते हैं। फिर आप दो चीजें बताओगे, पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में क्या था, पॉजिटिविस्टिक जो आपके ज्योग्राफर थे उनका क्या कहना था। उनका मानना ऐसा था कि रिलीजन और कल्चर की कोई प्लेस नहीं होती है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि यहां पे क्या होता है, रिलीजियस जो फिनोमिना है या जो कल्चरल डेटा, इट इज नॉट लॉजिकली एंड साइंटिफिकली करेक्ट। क्योंकि उनका मानना था कि मान लो मैंने एक रिलीजन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को पढ़ा, मैं उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी स्टडीज है उसको दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो उनका मानना था कि फिर ऐसी स्टडी और ऐसे रिसर्च का क्या फायदा है कि मैं एक प्लेस के ऊपर रिसर्च होती है उसको दूसरे प्लेस के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता। इडियोग्राफिक अप्रोच, ठीक है, राइट देयर आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में यहां पे बात की जा रही है। ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म मेयरली ए सब्जेक्टिव, अनटेस्टेबल एंड ए मैटर ऑफ ओपिनियन,
मैं मानता हूं ह्यूमन के अंदर ये वाला रिलीजन सही है या इस रिलीजन की ये पर्टिकुलर वैल्यू सही है, दूसरे बंदे का मानना है मे बी आपका ये आर्गुमेंट हो जाएगा कि नहीं सर ये वाला रिलीजन की ये वाली वैल्यू ज्यादा बेहतर है बजाय कि उस वैल्यू के। मतलब ये हुआ कि ये जो मैटर है ये सिर्फ ओपिनियन बेस है, कोई रिसर्च बेस नहीं है, दिस इज नॉट अ साइंस, ये डायरेक्टली कहना चाहते थे। जब रेडिकल ज्योग्राफर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, इट डज नॉट पे इनफ अटेंशन टू द सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द पावर, ऑपरेशंस, एक्सप्लॉइटेशन एंड डोमिनेशन। मतलब उनको कोई खास कोरिलेशन नहीं था रेडिकल्स को कि कैसे डेवलपमेंट होनी है। रेडिकल ज्योग्राफर का मानना था कि भाई क्वांटिटेटिव कुछ ऐसी चीजें लेके आओ, कोई ऐसे यूनिवर्सल लॉज बनाओ, रूल्स बनाओ, उनके हिसाब से काम चलेगा। मतलब ये हुआ कि जो शुरू में ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट हमारा डेवलप हुआ है उसमें कोई भी थ्योरी नहीं आ रही है, ठीक है ना, उसमें कोई भी रिसर्च सामने नहीं आ रही है, वो एक साइंस अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और वो टाइम ऐसा था जब ह्यूमन ज्योग्राफी अपनी शुरू के टफ फेज में होती है, तो बाय एनी हुक और क्रूक दे हैव टू प्रूव कि दिस इज अ साइंस, कि ये भी एक साइंस है। वंस दे विल बी एबल टू प्रूव इट, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट माने जाएंगे और फिर आपका उसके ऊपर रिसर्च होना भी स्टार्ट होगा। तो सेकंड फेज में आप क्या लिखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव जो कि आपके क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है, आप यहां पे हेडिंग दे देंगे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बारे में या डेटाइज्म के बारे में, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ दिस पैराडिगम इन ज्योग्राफी वाज फर्स्ट टू चेंज द नैरेटिव कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट। जियो प्लस ग्राफी को क्या करना है, साइंटिफिक बनाना। सबसे पहला नैरेटिव था कि हम क्या करेंगे, साइंटिफिक बनाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल भी देंगे यहां पे कि आप अगर ये देखोगे कि सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ा हमने, कैसी पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ते हो, माल्थ्यूस की थ्योरी, बताओ क्या इंप्लीमेंट होती है हर जगह पे, नहीं, नॉन साइंटिफिक इन नेचर है। मार्क्सियन थ्योरी क्या इंप्लीमेंट होती है हर जगह पे, नो, नॉन साइंटिफिक इन नेचर है। लेकिन जो आपकी ट्रांजिशनल थ्योरी है, ठीक है, जो ट्रांजिशनल थ्योरी है, जो फेज 1 2 3 4 के बारे में बात करती है, वो हर कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। तो डेटाइज्म आया तो इसको साइंस प्रूव किया गया, एक थ्योरी आई जिसको हम सब जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशियल पैटर्न। भाई ऐसा ही तो होगा ना कि आप किसी रिसर्च के अंदर काम कर रहे हो तो आप स्पेशल पैटर्न को समझ सको, आपने एक जगह स्टडी किया दूसरी जगह उसको इंप्लीमेंट कर सको, तो उस पैटर्न को, सीक्वेंस को समझना, क्योंकि पैटर्न अगर हम समझेंगे तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एक लॉजिकल जो है, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है वो बनाना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, थर्ड ऑब्जेक्टिव था मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करना, ताकि वो बता सके। जैसे हमने देखा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास में डिस्टेंस डीके या ग्रेविटी मॉडल होता है, आपके पास में थ्योरी रोस्टॉव मॉडल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, आपको स्पेस टाइम फोरकास्टिंग मॉडल आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये हमें बताते हैं, जैसे आपको बताया जाता है ना कि डिस्टेंस के साथ में रोस्टॉव मॉडल भी बताता है। बाकी आप एग्रीकल्चर पैटर्न में भी देखते हैं कि एक अर्बन सेंटर से जैसे आप डिस्टेंस पे जाते हैं तो वैसे ही किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है। जब मार्केट के नियर है तो आप क्या करेंगे, कैश क्रॉप को ज्यादा ग्रो करते हैं। जब मार्केट से दूर चले गए हैं तो आप क्या करते हो, फिर उस केस में आप फूड क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करते हो। तो यस, वो कोरिलेशन हमें यहां एस्टेब्लिश करना था। फोर्थ क्या करता है, एक्यूरेट स्टेटमेंट देना, मतलब एक जनरलाइजेशन दे देना, ताकि एक जगह पे जो रूल होगा वो फिर सभी जगह पे इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे एग्रीकल्चर पे जो रूल इंप्लीमेंट हुआ, क्या वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंप्लीमेंट नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्या वो हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड पे इंप्लीमेंट नहीं होता, वहां भी होता है। क्या उससे हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि पर कैपिटा इनकम क्या होगी, वो भी लगा सकते हैं। मतलब ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। फिफ्थ, to prepare the estimates, principle and laws for testing and estimate और forecast, मतलब इन फ्यूचर हम एक रूल बना दें ताकि फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सकें हम। अब क्या होगा, लास्टली इट प्रोवाइड ए साउंड फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल बेस टू ज्योग्राफी एंड मेक इट मोर साइंटिफिक। इसलिए क्या हुआ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट था अब उसको हम ज्यादा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से रिप्लेस करते हैं। That's why हम ये कहते हैं कि now geography of human is becoming a scientific subject। और जब साइंस आया तो रिसर्च के लिए पैसा मिला और फिर आपकी डेवलपमेंट भी अलग अलग लेवल पे देखने को मिली। That's why you will quote some of the model कि स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स के अंदर आप क्या करते हो, सोशल फिजिक्स के बारे में बात करते हो, आप डिस्टेंस डीके के बारे में बात करते हो, आप ग्रोथ पोल के बारे में बात करते हो। ग्रोथ पोल के बारे में देखते हैं ना कि अगर मान लो ये ग्रोथ पोल है तो आप इस तरीके से जाओगे तो क्या होगा, सिटीज जैसे जैसे जाएंगे तो लैंड का प्राइस कम होता जाएगा। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का है, वेबर का लिस्ट कॉस्ट मॉडल, इंडस्ट्री कैसे होती है,
इंडस्ट्री अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करती हैं भाई? अगर फुट लूजिंग इंडस्ट्री है या फिर आपकी मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल मॉडल एस्टेब्लिश होते हैं, वो भी तो डिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन किए ना। ये सारी चीजें कहां से आ रही है? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से आ रही है। एंड दैट्स व्हाई आपकी ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज नाउ बिकमिंग डेटाइज्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके वो डेवलप होने चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा इंटर रिलेट करना, कोरिलेट करना आना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये प्रोग्राम जो है वो लगातार चलता रहेगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट आप अपने आंसर राइटिंग के यहां पे कर सकते हैं, सो दैट आपको डेली आंसर राइटिंग और डिस्कशन भी मिलता रहेगा। चलिए, और जिन लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल इस तरीके से डिटेल में पढ़ना है, जिन लोगों को अपनी ज्योग्राफी में इस तरीके की इंप्रूवमेंट लानी है ताकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2023। यू कैन टेक एडमिशन। इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कपिल भारद्वाज फॉर यू इस पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी बातचीत है मुझे डायरेक्टली यहाँ मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और सब लोग अटेम्प्ट करें। डेफिनेटली वी विल ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी।